हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। यूपीएचएससी हुआ करता था पहले, अब ये नया आयोग बन गया है मार्च 2024 में। असिस्टेंट प्रोफेसर जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 है उसकी प्रिपरेशन करवा रहे हैं रेगुलर बेसिस पे। 51 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। आज टेस्ट नंबर 52 डिस्कस करेंगे। आपका एग्जाम 16 और 17 फरवरी को है। अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है अभी तक तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा वेबसाइट विजिट करके study247.in, या फिर इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज करके। या टेस्ट सीरीज का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा, वहां से भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको आपके सिलेबस के कंप्लीट नोट्स मिल जाते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं और उनका डिटेल्ड सॉल्यूशन का पीडीएफ भी मिलता है। आपको इसमें सेपरेट यूनिट वाइज टेस्ट भी देखने को मिलेंगे। जैसे आज का जो टेस्ट हम डिस्कस करेंगे ये पूरा टेस्ट किस पे बेस्ड है? ज्योग्राफी पे। जो जनरल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी हमारे सिलेबस में है उस पे बेस्ड है। इसीलिए इस तरीके से आपको करंट अफेयर्स, मॉडर्न हिस्ट्री, सभी अलग अलग यूनिट्स, टॉपिक्स पे सेपरेट टेस्ट मिलते हैं टेस्ट सीरीज में, और पूरे सिलेबस पे बेस्ड भी टेस्ट सीरीज में टेस्ट मिलते हैं। अभी तक जैसे 52 टेस्ट नंबर हम डिस्कस कर रहे हैं, टोटल इसमें आपको 75 to 80 के आसपास टेस्ट सीरीज में प्रोवाइड करवाए जाते हैं। और भी कोई इश्यू हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपका सपोर्ट बना रहे। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नेवर गेट द वर्टिकल रेज ऑफ द सन? ये जो ऑप्शन दे रखे हैं चार, इनमें से कौन सी सिटी है, कौन सी जगह है जहां पे कभी भी नेवर सूर्य की वर्टिकल किरणें नहीं पहुंचती है? सिंपली ये पूछा है हमसे कि सूर्य की इनमें से कौन सी जगह है जहां पे सूर्य की सीधी किरणें कभी नहीं पहुंचती हैं या कभी नहीं पड़ती है सूर्य की सीधी किरणें। अब ये मुश्किल हो जाता है जानना कि ऐसी कौन कौन सी जगह है जहां पे सूर्य की सीधी किरणें नहीं पहुंचती है साल में एक बार कम से कम। तो इसका सिंपल सा यही है आंसर। ये आप याद रख लीजिएगा, 23.5 डिग्री है नॉर्थ। इसको कहते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। जो कर्क रेखा है इससे नीचे की, और जो 23.5 डिग्री है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, मकर रेखा, यह है 23.5 डिग्री साउथ। 23.5 डिग्री नॉर्थ के नीचे और 23.5 डिग्री साउथ के ऊपर जितनी भी जगह है दुनिया में, वहां पे साल में एक बार कम से कम सूर्य की सीधी किरणें जरूर पहुंचती है। तो 23.5 डिग्री के नीचे और 23.5 डिग्री के ऊपर जितनी भी जगह हैं उन पे। अब हम देखते हैं इनमें से कौन सी जगह है जो 23.5 डिग्री के ऊपर है या फिर 23.5 डिग्री साउथ के नीचे है। जो कर्क रेखा के ऊपर है वहां नहीं पहुंचती है साल में सीधी किरणें, और जो मकर रेखा के नीचे हैं उन पे नहीं पहुंचती है। तो श्रीनगर है, ये श्रीनगर 23.5 डिग्री के ऊपर आता है। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये उम्मीद है कि ये आपको काम आएगा। आगे भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो ये आप बिल्कुल अच्छे से इसको समझ के और मैप में जरूर देखिएगा कि 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के ऊपर कौन सी सिटी है, और स्पेशली 23.5 डिग्री के नॉर्थ के नीचे हमारे इंडिया में कौन सी स्टेट है, सिटी है, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। व्हाट इज डूरन लाइन? डूरन रेखा क्या है? डूरन लाइन है, ये बनाई गई थी 1893 में। देखिए जब ब्रिटिशर्स आए थे, अंग्रेज, तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, 1805 में बंगाल का विभाजन किया। बंगाल का विभाजन किया और आज हम देख रहे हैं उसका नतीजा क्या है, बांग्लादेश। इसी तरह इन्होंने इंडिया और पाकिस्तान का विभाजन किया, वहां बाउंड्री बनाई 1893 में। उस टाइम पे पाकिस्तान नहीं हुआ करता था, और बाद में 1947 में जब देश आजाद हुआ तो इन्होंने भारत और पाकिस्तान बना के बाउंड्री बना दी। अब डूरन लाइन क्या है? डूरन लाइन उस टाइम पे भारत और अफगानिस्तान के बीच में बाउंड्री हुआ करती थी।
इसका नाम डूरंड इसलिए क्योंकि उस टाइम पे जो भारत में जो ब्रिटिश एम्पायर को संभाल रहे थे वो थे मोर्टिमर डूरंड। मोर्टिमर डूरंड ही उनका नाम था, और उन्होंने ही, वो एक ब्रिटिश डिप्लोमेट थे और इंडियन सिविल सर्विसेज हुआ करती थी उस टाइम पे, तो वो इंडियन सिविल सर्वेंट थे। उन्होंने ही ये एग्रीमेंट किया था जो उस टाइम पे अफगानिस्तान के थे, अफगानिस्तान के जो अमीर हुआ करते थे रहमान खान, अब्दुल रहमान खान, उनके साथ में जो ब्रिटिश थे मोर्टाइम डूरंड, उन्होंने ये एग्रीमेंट किया था, इसीलिए इसको डूरंड लाइन कहा जाता है। और ये अभी कहाँ पे है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो बाउंड्री लाइन है उसको माना जाता है डूरंड लाइन। अफगानिस्तान इसको नहीं मानता है, पाकिस्तान इसको मानता है, ये अभी प्रेजेंट सिचुएशन है, लेकिन डूरंड लाइन अभी प्रेजेंट में जो अफगानिस्तान पाकिस्तान है वहां पे उसमें है। डंकन पास इज लोकेटेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। डंकन पास, डंकन आपसे डंकन जल संधि के नाम से भी पूछ लिया जाता है इसको कई बार, तो ये कहां पे है, किसके बीच में है डंकन पास। डंकन पास है जो, ये एक स्ट्रेट है एक्चुअली इंडियन ओशियन में, जो भारतीय हिंद महासागर है, इसमें एक स्ट्रेट है ये, और ये लोकेट साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान, जो साउथ अंडमान है और लिटिल अंडमान है उसके बीच में है। लगभग 45-48 किलोमीटर की एक वाइड है ये स्टेट। एक्चुअली में तो जो ग्रेट अंडमान है, यूं कहें जो रटलैंड आइलैंड है, जो रटलैंड आइलैंड है उसको, और नीचे आ जाता है लिटिल अंडमान, रटलैंड आइलैंड और लिटिल अंडमान। अब ये जो रटलैंड आइलैंड है इसी में ये, इसको ग्रेट अंडमान भी कहा जाता है, ये ग्रेट अंडमान का ही पार्ट है एक्चुअली, और यहीं पे वो साउथ अंडमान है, तो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को सेपरेट करता है, लेकिन ये तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो इसका इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट नहीं आते हैं। तो कई बार अगर डायरेक्ट आता है तो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को सेपरेट करता है डंकन पास, लेकिन जो रटलैंड है, रटलैंड आइलैंड, ये इसके डंकन पास के नॉर्थ में है, ये डंकन पास है, डंकन पास के नॉर्थ में ये रटलैंड आइलैंड है, और साउथ में ये लिटिल अंडमान है। तो डंकन पास कहां पे है, नॉर्थ एंड लिटिल अंडमान। ज्यादातर आप गूगल वगैरह करते हैं तो गूगल पे आपको यही मिलेगा, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे गए हैं पहले, और फिर आप कहते हैं ये बोनस क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है। द हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया इज, सबसे ऊंचा बांध, भारत का सबसे ऊंचा डैम कौन सा है, सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो भारत का जो सबसे ऊंचा डैम है ये है टिहरी डैम, और ये टिहरी डैम कहां पे है, भागीरथी रिवर पे है। कहां पे, भागीरथी। और ये ज्योग्राफी में करवाया हुआ है, अभी रिसेंटली ही करवाए हैं ये सब आपको अच्छे से ज्योग्राफी का। भागीरथी नदी पे है टिहरी डैम। लगभग इसकी हाइट जो है 260 मीटर है, और अगर आपको मीटर में नहीं दिया होता है, फीट में दिया होता है, तो 854 फीट के आसपास है ये, बाकी तो 260 मीटर है इसकी हाइट टिहरी बांध की। कहां पे है ये टिहरी बांध, टिहरी डैम है ये उत्तराखंड में आता है, और उत्तराखंड में भी ये जो गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट है, उत्तराखंड के गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है टिहरी डैम, याद रखिएगा। सह्याद्री इज द ट्रेडिशनल नेम ऑफ द, सह्याद्री, सह्याद्री इनमें से किसका ट्रेडिशनल नेम है। देखिए कई बार हमसे ये भी पूछ लिया जाता है कि जैसे लोनावाला, खंडाला, या फिर कोडाकू है, कुद्रेमुख है, पंचगनी है, अंबोली घाट कहें, या फिर महाबलेश्वरम कहें, माथेरान कहें, ये हिल स्टेशन है, ये किस रेंज में है, ये भी पूछे गए हैं क्वेश्चन। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये जो सह्याद्री रेंज है इसमें काफी फेमस हिल स्टेशन है। कौन से हैं वो, जैसे महाबलेश्वरम, अंबोली घाट, माथेरान, कुद्रेमुख, पंचगनी, लोनावाला, खंडाला, कोडागू, ये सभी
इसमें ही पढ़ते हैं, सह्याद्री जो माउंटेन रेंज है, सह्याद्री पहाड़ियां हैं, इसी में ही पढ़ते हैं। केरल में सह्याद्री को संयम पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो सह्याद्री है, सह्याद्री कहाँ से कहाँ तक है, ये जो वेस्टर्न घाट है पूरा हमारा, इसको सह्याद्री कहते हैं। पश्चिमी घाट है, इसको ट्रेडिशनल नेम पश्चिमी घाट का सह्याद्री भी है। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज मेनली ट्रॉपिकल बिकॉज ऑफ द, देखिए हिंदी इंग्लिश के चक्कर में नहीं उलझना है, वैसे टेस्ट सीरीज में तो आपको ये सब हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे भी आपको हिंदी इंग्लिश का इश्यू नहीं है, इसलिए अच्छे से समझाया जा रहा है। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, जो भारत का क्लाइमेट है मेनली ट्रॉपिकल है। ट्रॉपिकल मतलब उष्ण कटिबंधीय है। तो जो भारत का क्लाइमेट है हमारे देश का उष्ण कटिबंधीय है। क्यों, किस वजह से उष्ण कटिबंधीय है, ये पूछा है हमसे। इसमें मेनली ट्रॉपिकल है। एक तो इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट वजह है वो है हिमालय, हिमालय की जो लोकेशन है उसकी वजह से। वैसे तो जो क्लाइमेटिक रीजन है जो ट्रॉपिकल है उसकी अलग अलग रेंज वेरी करती है, साउथ टू टेम्परेट, अल्पाइन हिमालय में है, इस तरीके से अलग अलग जगह, लेकिन जो मेन वजह है वो लोकेशन ऑफ हिमालय है, क्योंकि नॉर्थ में क्या है, हमारे उत्तर में हिमालय होने की वजह से भारत का जो क्लाइमेट है मेनली उष्ण कटिबंधीय क्लाइमेट है। ये बी इसका करेक्ट आंसर है। एशियाटिक वाइल्ड आस इज नेचुरली फाउंड इन, जो ये एशियाटिक वाइल्ड आस हैं, ये एशियाई जो जंगली गधे हैं उनका पूछा है नेचुरली कहाँ पाए जाते हैं। एशियाटिक वाइल्ड आस जो नेचुरली पाए जाते हैं ये रन ऑफ कच्छ, यहाँ पाए जाते हैं। कहाँ पे, रन ऑफ कच्छ में पाए जाते हैं। और रन ऑफ कच्छ है, ये हैबिटेट है एक्चुअली इनका, जो एशियाटिक वाइल्ड आस है इनका हैबिटेट है ये इनका रन ऑफ कच्छ में। और रन ऑफ कच्छ भी दोनों तरफ है। हमारी तरफ जो इंडिया की बात करें तो गुजरात में है, और उधर पाकिस्तान में भी रन ऑफ कच्छ है, वो सिंध पड़ता है। पाकिस्तान का जो सिंध प्रोविंस है या जो सिंध का हिस्सा है उधर रन ऑफ कच्छ है। पाकिस्तान तो इनका बिजनेस भी करता है गधों का, लेकिन हमारे यहाँ इतना नहीं है, लेकिन काफी मात्रा में पाए जाते हैं। रन ऑफ कच्छ का ज्यादा पार्ट इंडिया की तरफ है। देखिए इसको लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपका सपोर्ट बना रहेगा और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा टाइमली। द हिल स्टेशंस इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ हाइट्स आर, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर होता है बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम 0 to 9, ये है असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, 9 to 0, घटता क्रम। घटता क्रम होता है वो होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, और जो बढ़ता क्रम होता है वो असेंडिंग ऑर्डर होता है। हमसे पूछा है असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में। तो जो बढ़ता क्रम है उसको देखे तो सबसे दार्जिलिंग का देखते हैं। दार्जिलिंग की हाइट कितनी है, दार्जिलिंग की जो हाइट है ये 2042 मीटर है। श्रीनगर की हाइट कितनी है, श्रीनगर की हाइट है ये 1585 मीटर है। इसके अलावा हम देखेंगे तो शिमला की हाइट कितनी है, (2205 मीटर शिमला की हाइट है। बच गया हमारा लेह, तो लेह की हाइट है ये 3524 मीटर है। हमसे पूछा है बढ़ते क्रम में, बढ़ता क्रम इन सबसे पहले जो सबसे कम हाइट है वो, और लास्ट में जो सबसे ज्यादा हाइट है वो। तो सबसे पहले कौन आएगा, श्रीनगर 1585, और श्रीनगर भी बी और सी में दे रखा है। इसके बाद में देखते हैं हम, इसके नेक्स्ट आएगा दार्जिलिंग, तो सेकंड नंबर पे दार्जिलिंग। तो यहाँ पे आप टाइम बचाने के लिए इस तरीके से कर सकते हैं, और अदरवाइज तो पूरा सॉल्व करते हैं। तो शिमला देख लेते हैं तीसरे नंबर पे जो 2205 है, और फिर लेह है, तो 20 का करेक्ट आंसर आएगा।
विच ग्रुप ऑफ रिवर्स फॉर्म डेल्टा। कुछ नदियां डेल्टा बनाती हैं और कुछ जो लार्ज रिवर्स हैं वो कुछ एस्चुरी बनाती है। फर्क क्या है डेल्टा और एस्चुरी में? देखिए, जो नदियां डेल्टा बनाती हैं वो ट्रायंगुलर डिपॉजिट करती हैं। डेल्टा और एस्चुरी, जो डेल्टा बनाती हैं वो ट्रायंगुलर डिपॉजिट करती है और जो एस्चुरी बनाती है वो शार्प डिपॉजिट करती है। दूसरा, जो डेल्टा बनाती है वो रीजन होता है लो टाइड रीजन। जो टाइड्स हैं वो लो टाइड रीजन होता है, जबकि जहां एस्चुरी बनाती है वो हाई टाइड रीजन होता है। जो डेल्टा बनाती है नदियां वो रीजन फर्टाइल होता है, उपजाऊ फर्टाइल होता है, जबकि जो एस्चुरी बनाती है वो लैंड फर्टाइल नहीं होता है। डेल्टा रीजन है जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, महानदी। गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, महानदी ये नदियां डेल्टा बनाती है, जबकि नर्मदा और ताप्ती रिवर है ये एस्चुरी बनाती है। मुझे उम्मीद है कि ये आपके क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन को भी अभी हम सॉल्व कर लेंगे, लेकिन ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। डेल्टा देखिए सिंपल सा बताएं तो जैसे ये लैंड फॉर्म है, अब कोई नदी लैंड फॉर्म और फिर ये रिवर है इधर, तो ये लैंड फॉर्म में जाके जो मिलती है वो डेल्टा है, और कोई रिवर डायरेक्ट उसमें ओशियन में या पानी में जाके मिलती है। इस तरीके से समझने के लिए बताएं तो वो होता है एस्चुरी। जो बेसिक डिफरेंस है डेल्टा और एस्चुरी में यही होता है, डेल्टा एक लैंड फॉर्म है जबकि एस्चुरी एक वाटर बॉडी है। डेल्टा क्या है? लैंड फॉर्म है, और ये एस्चुरी है, ये वाटर बॉडी है। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। एस्चुरी वाटर बॉडी है जहां पे नदियां समुद्र में मिलती है एक दूसरे से। क्वेश्चन की बात करें तो अब ये तो एक तो आपके क्लियर हो गया होगा डेल्टा और इसका एस्चुरी का। अब कौन सी नदियां डेल्टा बनाती हैं? गोदावरी, कावेरी और महानदी डेल्टा बनाती है, जबकि नर्मदा और तापी एस्चुरी बनाती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, गोदावरी, महानदी ये डेल्टा बनाती है और नर्मदा और तापी ये एस्चुरी बनाती है। द बगलियार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर। बगलियार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कौन सी नदी पे है? ये देख ले, बगलियार पावर प्रोजेक्ट है, बगलियार डैम भी है। बगलियार पावर प्रोजेक्ट और बगलियार डैम ये कहां पे है? जम्मू कश्मीर में। कहां पे है? जम्मू कश्मीर में है ये, चेनाब रिवर पे। और चेनाब के बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, आप चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, जरूर देख लीजिएगा। ज्योग्राफी बहुत अच्छे से वहां करवाई हुई है। इंडस की ट्रिब्यूटरी है ये। मैच करना है हाइडल पावर प्रोजेक्ट और लोकेशन। कौन सा हाइडल पावर प्रोजेक्ट है, किस जगह पे है, ये मैच करना है। बाली मेला, बाली मेला कहां पे है? देखिए बाली मेला है ये सिर्फ हाइड्रो प्रोजेक्ट ही नहीं है, बाली मेला एक जलाशय भी है, वाटर बॉडी भी है ये बाली मेला। और ये मलखानगिरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, मलखानगिरी डिस्ट्रिक्ट में। और यहां पे एक रिवर भी है, सिलेरू रिवर। सिलेरू रिवर है मलखानगिरी डिस्ट्रिक्ट में, और ये पड़ता है बाली मेला ओडिशा में। आपको याद रखने के लिए एक एडिशनल चीज इसमें मैं बताऊं तो जो श्री राम ने बाली का वध किया था वो यही जगह है, मलकानगिरी, सिलेरू नदी और ओडिशा। सिलेरू रिवर है ये गोदावरी की सहायक नदी है, जो गोदावरी है उसकी सहायक नदी है सिलेरू, ओडिशा में। और ये जो बाली मेला हाइडल पावर प्रोजेक्ट है ये ओडिशा और आंध्र प्रदेश दोनों का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। ओडिशा गवर्नमेंट और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट दोनों का ये ज्वाइंट प्रोजेक्ट है ये।
कोयना की बात करें तो कोयना ये प्रोजेक्ट है, नदी है, और ये पड़ता है महाराष्ट्र में है। ये कहाँ पे है? ये रिवर महाराष्ट्र में है। जो अभी हम सह्याद्री की बात कर रहे थे, वेस्टर्न घाट की, उसमें है ये। और महाराष्ट्र में भी महाबलेश्वरम है, उसके पास में है ये रिवर, कोयना रिवर। सतारा जिले में पड़ती है, महाराष्ट्र के सतारा जिले में है कोयना नदी। और कोयना किसकी सहायक नदी है? कोयना इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर। जो कृष्णा नदी है उसकी सहायक नदी है कोयना, और सतारा जिले से निकलती है ये। और सतारा में भी एक जगह है कराड़, कराड़ से निकलती है सतारा में कोयना नदी। कृष्णा में, जहां कृष्णा रिवर की सहायक नदी है ना ये कोयना, तो जो सतारा में कराड़ जो हम बता रहे हैं, वहां पे इसका संगम होता है कृष्णा के साथ। कुंदो, कुंदा ये पावर हाउस भी है और प्रोजेक्ट है ये तमिलनाडु का। नीलगिरी में, तमिलनाडु नीलगिरी में है ये। एक्चुअली तमिलनाडु की सबसे बड़ी जो पावर प्रोजेक्ट्स है उनमें से एक है ये। सलाल, सलाल का हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। जो ये जम्मू कश्मीर में है सलाल, चिनाब रिवर पे। जो ज्योग्राफी का लास्ट वीडियो है वो देख लीजिएगा, उसमें जितनी रिवर्स पे जो जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, सलाल, दुलस्ती, ये सभी करवाए हुए हैं। तो इस मैचिंग से देख लीजिएगा क्या करेक्ट आंसर आएगा। 3241। एक क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरीके का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा सही मैच कर रहा है, करेक्टली मैच कर रहा है, वो पूछा गया है हमसे। ग्वालियर बेतवा रिवर, बेतवा नदी है, उसका संबंध ग्वालियर से नहीं है। देखिए बेतवा नदी है, ये यमुना की सहायक नदी है। बेतवा इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर, यमुना की सहायक नदी है। और ये कहां से ओरिजिन होता है बेतवा का? बेतवा का ओरिजिन होता है मध्य प्रदेश में, रायसेन जिला है, वहां से बेतवा नदी निकलती है। और रायसेन में भी एक जगह है, गांव है, टाउन कहें, गांव कहें, गांव जैसा है, कुम्हारा है वो, कुम्हारा टाउन कहिए, कुम्हारा विलेज, वहां से ओरिजिन है इसका बेतवा का, जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में आता है। और यमुना की सहायक नदी है बेतवा। फिर ये जहां से निकलती है, रायसेन के कुमारा गांव से निकलने के बाद ये नॉर्थ ईस्ट में बहना शुरू करती है बेतवा। और फिर आगे ये भोपाल, विदिशा, आपके ललितपुर, झांसी, इन जिलों से होके बहती है। जो आपका बुंदेलखंड रीजन आ गया पूरा, बुंदेलखंड की सबसे लंबी नदियों में से है ये। और हमीरपुर के पास में जाके, हमीरपुर में के पास में ये यमुना में मिल जाती है। बेतवा नदी की बात कर रहे हैं हम। कई बार पूछ लिया जाता है सांची किस नदी के, जो सांची एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक नगर है, वो कौन सी नदी के किनारे है? या फिर विदिशा, विदिशा और सांची दोनों ही सांस्कृतिक दृष्टि से फेमस है। ये दोनों बेतवा नदी के किनारे ही है। तो बेतवा का ग्वालियर से संबंध नहीं है। इसकी एक ट्रिब्यूटरी है बेतवा की बीना, वो भी पूछ लिया जाता है कई बार कि बीना किसकी सहायक नदी है। तो बीना बेतवा की सहायक नदी है, और बेतवा यमुना नदी की सहायक नदी है। बेतवा की कहानी हिस्ट्री में भी काफी फेमस है। एक आला की लड़ाई हुई थी, आला की लड़ाई हुई थी, उसमें नदी कहा जाता है कि पूरी खून से लाल हो गई थी उस टाइम पे। नेक्स्ट, तो ग्वालियर से बेतवा का संबंध नहीं है। दूसरा, धौलपुर चंबल, धौलपुर चंबल। देखिए जो चंबल है ये मऊ से और निकलती है, मऊ मध्य प्रदेश से निकलती है। उसके बाद में फिर ये आपके मध्य प्रदेश से आगे फिर ये राजस्थान में एंटर करती है, झालावाड़, बारां, कोटा, फिर धौलपुर, आगरा के पास में ये कहीं यमुना में जाके मिल जाती है। तो ये चंबल है, धौलपुर से इसका संबंध है, धौलपुर होके निकलती है, सही है। केन और झांसी का नहीं है, कोटा और बनास का नहीं है। जो बनास है, बनास रिवर ये उदयपुर के पास से कहीं से ओरिजिनेट होती है, और उदयपुर के बाद में फिर ये आगे चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, उसके बाद में ये फिर भीलवाड़ा से आगे जाता है तो ये फिर सवाई माधोपुर होके
और फिर आगे ये चंबल में मिल जाती है कहीं सवाई माधोपुर के जिले के आसपास। तो कोटा से संबंध नहीं है इसका, बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। करेक्टली मैच यही कर रहा है। टेस्ट सीरीज के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। टेस्ट सीरीज से आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बाद जो मटेरियल आपको दिया जाता है, नोट्स, शॉर्ट नोट्स, प्रैक्टिस टेस्ट, आप पीडीएफ पढ़िए और फिर प्रैक्टिस टेस्ट दीजिए। डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट नहीं अटेम्प्ट करना है, पीडीएफ उसका पहले टेस्ट का पीडीएफ पढ़ना है और फिर प्रैक्टिस टेस्ट देना है। करंट अफेयर्स का जो भेजा है आपको, उसकी एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, बहुत मेहनत से बनाया है वो, और उसकी एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, पर्टिकुलरली आपके जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है उसी के लिए तैयार किया है, तो आप उसको मिस नहीं करना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट्स नियर महाबलेश्वर? महाबलेश्वर के पास से कौन सी नदी का उद्गम होता है, कौन सी नदी ओरिजिनेट करती है यहां से? महाबलेश्वर हम पढ़ चुके हैं, ये अभी वेस्टर्न घाट का। तो महाबलेश्वर कृष्णा रिवर है, कृष्णा नदी, जो कि इंडियन पेनिनसुला की बात करें, भारतीय प्रायद्वीप की, तो ये सेकंड लार्जेस्ट रिवर है, सेकंड लार्जेस्ट रिवर है भारतीय प्रायद्वीप की कृष्णा नदी। और इसका ओरिजिन होता है महाबलेश्वर के पास से, जो महाराष्ट्र में है, वेस्टर्न घाट में, सह्याद्री रेंज। इन विच स्टेट इज द हाइडल पावर प्रोजेक्ट नाथपा झाकरी? नाथपा झाकरी है ये हमने पिछले ज्योग्राफी के वीडियो में पढ़ा था कि जो बांकड़ा नांगल है, बांकड़ा नांगल से भी ज्यादा पावर प्रोड्यूस करता है नाथपा झाकरी। तो ये कौन से स्टेट में है नाथपा झाकरी? ये 1500 मेगावाट का है, 1500 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है और ये लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। सतलज नदी पे है ये, सतलज नदी जो सिंधु की सहायक नदी है और हिमाचल प्रदेश में है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड? ये इधर नदी दे रखी है और इधर सहायक नदियां दे रखी है, तो इनमें से कौन सा करेक्टली मैच कर रहा है, सही मैच कर रहा है, वो देखना हमें। गोदावरी नदी है, तो गोदावरी की सहायक नदियां कौन सी है? गोदावरी की सहायक नदियां हैं पूर्णा है, मंजरा है, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, इंद्रावती, परिणीता, ये है गोदावरी की सहायक नदियां। तो ये तो सही मैच नहीं कर रहा है। पूर्णा, पेनगंगा और वेनगंगा ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं। पूर्णा, पेनगंगा, वेनगंगा ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं। महानदी की सहायक नदी कौन सी है? महानदी की जो ट्रिब्यूटरी है, इसमें सेवनाथ है, हसदो, मांड, जोंक, तेल, ये जो हैं ये महानदी की सहायक नदियां हैं। कृष्णा, तो ये भी सही मैच नहीं कर रहा। कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है? कृष्णा नदी की सहायक नदियों में घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा जो हमने पढ़ा था, हम्पी जो तुंगभद्रा के किनारे है, कोयना है, मूसी, मुनेरू, ये कृष्णा की सहायक नदी है। कावेरी की सहायक नदी कौन सी है? कबानी, हेमावती, अमरावती, ये बिल्कुल सही मैच कर रहा है, ये सही मैच कर रहा है। हेमावती, सिमसा, अर्कावती, लोकपावनी, हेरांगी, भवानी, सुवर्णावती, कबानी, अमरावती, ये सभी कावेरी की सहायक नदियां हैं। डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ साइलेंट वैली लाइज इन द स्टेट ऑफ? ये जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, उष्ण कटिबंधीय वन, ये साइलेंट वैली के किस राज्य में है? तो साइलेंट वैली कहां पे, अगर आपको ये पता है तो भी आप इसका सही कर देते हैं। जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, उष्ण कटिबंधीय वन, दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द साइलेंट वैली ऑफ केरला। ये केरला की जो साइलेंट वैली है वहां पे है, पाए जाते हैं। द ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइडेड इन डेमोग्राफी इज? द ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइडेड इन डेमोग्राफी इज? देखिए, इस क्वेश्चन को आप अगर गूगल करते हैं
एक तो गूगल पे जो चीज आप सर्च करते हैं सबसे पहले आपके सामने आती है, आप क्या करते हैं उसको सच मान के फिर कमेंट में आके कहते हैं कि गलत बताया है। ऐसा नहीं है, थोड़ा सर्च कीजिए। गलत हो सकता है, ये भी नहीं है कि कोई किसी से गलती नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी यही सजेशन रहेगा कि क्रॉस चेक जब करें तो थोड़ा सा एक दो जगह कंफर्म करके ही करें। इसका आप चेक करेंगे तो कई जगह आपको मिलेगा 1991, कई जगह 1893, कुछ इस तरीके से मिलेगा, क्योंकि गूगल पे भी आम इंसान ही टाइप करता है, वो भी कहीं से इधर उधर से कर देते हैं। तो जो 1991 का है वो ज्योग्राफी से संबंधित नहीं है, वो इकोनॉमी से संबंधित है, लेकिन उसमें भी डिवाइड लिख रखा है। डेमोग्राफिक डिवाइड क्या है? डेमोग्राफिक डिवाइड एक्चुअली जो जन सांख्यिकी विभाजन है, एकमात्र जनगणना वर्ष जब जनसंख्या वृद्धि में कमी आई हो। जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती रहती है, पॉपुलेशन बढ़ती रहती है, लेकिन एक ऐसा वर्ष जब जनगणना की और जनसंख्या में कमी आई, वो था 1921, और इसी को कहा जाता है डेमोग्राफिक डिवाइड, क्योंकि ये ओनली सेंसस था जब डिक्रीज था ग्रोथ पॉपुलेशन में। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 की जनगणना के अनुसार अरेंज स्टेट इन असेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ सेक्स रेशियो, फीमेल मेल। तो देखिए असेंडिंग ऑर्डर में पूछा है, वही बढ़ता क्रम। ये जो राज्य दे रखे हैं इनका सेक्स रेशियो पूछा गया है बढ़ते क्रम में, तो सबसे कम सेक्स रेशियो और सबसे पहले आएगा, और सबसे ज्यादा होगा वो सबसे लास्ट में आएगा। तो इसमें देख लेते हैं हम मिजोरम का जो सेक्स रेशियो है। सेक्स रेशियो क्या होता है? पर 1000 की गणना की जाती है कि 1000 मेल पे कितनी फीमेल, इस तरीके से किया जाता है। तो जो मिजोरम है इसका सेक्स रेशियो है 976। हिमाचल प्रदेश का सेक्स रेशियो कितना है? 972। उत्तर प्रदेश का सेक्स रेशियो कितना है? 912। और केरला का सेक्स रेशियो कितना है? ये है 1084। अब आप देख लीजिए बढ़ते क्रम में तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश आएगा, तो ये ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। उसके बाद में 972 हिमाचल का, 976 और फिर लास्ट में केरला आएगा, तो ए इसका करेक्ट आंसर है। सेंसस का क्वेश्चन आएगा और इसको आपको, अब ज्योग्राफी तो लगभग जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हो चुकी हैं, बाकी जो कुछ इंडस्ट्री से रिलेटेड बचा है उसको टेस्ट सीरीज में कवर करेंगे, और उसके अलावा भी कोई चीज बची है तो वो सेंसस है, तो हम इकोनॉमी में ज्योग्राफी इसको दोनों को साथ में लेंगे अभी, तो आपको करवा दिया जाएगा ये। विथ रेफरेंस टू द डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ इंडिया के बारे में पूछा है, कौन सा स्टेटमेंट सही है? वही जनगणना से संबंधित है, ये भी 2011 की। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस 82% ऑफ इंडिया इज लिटरेट। 2011 की जनगणना के अनुसार 82% साक्षरता दर थी भारत में। भारत की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार 82% है। ये स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार जो लिटरेसी रेट है इंडिया की वो 74.04% है, और इसमें भी अगर मेल की बात करें तो मेल का जो है वो 82.14 और फीमेल का 65.46%। अभी जो नई सेंसस आएगी उम्मीद है इसमें मेल और फीमेल दोनों में बढ़ोतरी होगी, लेकिन ओवरऑल सेंसस जो लिटरेसी रेट है 2011 के अकॉर्डिंग वो 74% कह सकते हैं। जो पुरुष साक्षरता दर है 82% और महिला साक्षरता दर 65% थी। ये स्टेटमेंट सही नहीं है। सेक्स रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन हैज इंक्रीज ड्यूरिंग द पीरियड 2001 टू 2011। जो सेक्स रेशियो है पॉपुलेशन का वो बढ़ा है 2001 से 2011 के बीच में। तो जो अब हमें पता होना चाहिए कि 2001 में सेक्स रेशियो क्या था। 2001 में इंडिया का जो ओवरऑल सेक्स रेशियो था वो 933 था, 1000 मेल पे 933 फीमेल। और 2011 में क्या रहा है,
ये तो 2001 का है। 2011 की बात करें तो ये 940 है। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग ओवरऑल जो सेक्स रेशियो 940 है, इसके हिसाब से इंक्रीज हुआ है, बिल्कुल ये सही है। दूसरा स्टेटमेंट ये करेक्ट है। द जेंडर गैप इन लिटरेसी हैज नॉट डिक्लाइन ड्यूरिंग द पीरियड 2001 टू 2011। जो जेंडर गैप है लिटरेसी में, साक्षरता दर में जो जेंडर गैप है उसमें कमी नहीं आई है 2001 से 2011 में, ऐसा है। तो हम देख लेते हैं कि इसका जेंडर गैप का कमी आई है या नहीं आई है। अब लिटरेसी की बात की है तो 2001 से और 2011 के बीच में, 2001 से और 11 के बीच में जो फीमेल लिटरेसी रेट है, महिला साक्षरता दर 11.8% बढ़ी है। 11.8% बढ़ी है महिला साक्षरता दर, जबकि जो मेल साक्षरता दर है, इसी टाइम पीरियड में जो मेल साक्षरता दर है वो 6.8% बढ़ी है। तो महिला साक्षरता दर भी बढ़ी है, पुरुष साक्षरता दर भी बढ़ी है। और बात है जेंडर गैप की, इसमें बात हो रही है जेंडर गैप हैज नॉट डिक्लाइन ड्यूरिंग द ईयर। तो जेंडर गैप लिटरेसी रेट में इसमें डिक्लाइन हुआ है, क्योंकि देखिए ये 6.8 है, ये 11.8 है। तो ये स्टेटमेंट भी सही नहीं है, क्योंकि जो फीमेल लिटरेसी रेट है एक्चुअली 5% ज्यादा है एज कंपेयर टू मेल लिटरेसी रेट। तो जेंडर गैप तो है लिटरेसी में, ओनली सेकंड इसका करेक्ट आंसर आएगा। कुछ लोग क्या इस चीज में बिलीव करते हैं कि आइए क्वेश्चन को पढ़ाइए और डायरेक्ट टिक कर दीजिए कि इसका करेक्ट आंसर ये है, क्योंकि उनकी ट्रेन छूट जाएगी या कोई फ्लाइट निकल जाएगी। तो इस तरीके से हम तो नहीं करवाते हैं जब तक खुद को सेटिस्फेक्शन नहीं मिले कि हाँ अब ये चीज क्लियर हो गई है। जो एग्जाम देने वाले जो परीक्षार्थी है इसको देख रहे हैं, क्वेश्चन अच्छे से क्लियर नहीं हो जब तक हम उसको समझाते रहते हैं। डायरेक्ट टिक करके वो तो आप बुक में से ही पढ़ सकते हैं, मार्केट में बहुत सारी बुक है। इंडस्ट्रियल रीजन्स और स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट। हुगली बेल्ट है इसका ये कौन से प्रोजेक्ट, स्पेशलाइज्ड प्रोजेक्ट के लिए है ये? तो हुगली बेल्ट में इंजीनियरिंग एंड जूट टेक्सटाइल के लिए हुगली बेल्ट। बॉम्बे रीजन की बात करें तो बॉम्बे रीजन है ये कॉटन टेक्सटाइल के लिए। कॉटन टेक्सटाइल का देखिए पहली बार जो कॉटन टेक्सटाइल है वो एस्टेब्लिश किया गया था 1818 में। और कहाँ पे किया था? ये कलकत्ता में किया था, जो फोर्ट ग्लॉस्टर है वहां पे। लेकिन अगर बात करें मॉडर्न कॉटन टेक्सटाइल मिल की, तो मॉडर्न कॉटन टेक्सटाइल मिल की एस्टेब्लिश हुई थी 1854 में, 1854 में, और वो बॉम्बे में ही हुई थी। जो बॉम्बे रीजन है वहीं हुई थी। एक जो लोकल पारसी एंटरप्रेन्योर थे उन्होंने इसकी स्थापना की थी, एक कंपनी बनाई थी बॉम्बे स्पाइनिंग एंड वीविंग कंपनी के नाम से। अगर हम छोटा नागपुर प्लेट्यू की बात करें तो छोटा नागपुर प्लेट्यू माइनिंग एंड मिनरल्स मेटल्स इसके लिए है, और जो बॉम्बे पुणे है ये कॉटन टेक्सटाइल एंड इंजीनियरिंग के लिए है। इसका करेक्ट आंसर आएगा 3124। 3124 ए इसका सही आंसर है। मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। पहली लिस्ट में क्या है? इंडस्ट्री है, और दूसरी लिस्ट में सेंटर है। एल्यूमिनियम का अभी हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में। इसका है आपके सोनभद्र जिले में है, जो पढ़ा था हमने कि ये हिंडाल्को का है, बिरला ग्रुप का है, ये आदित्य बिरला ग्रुप का। रेणुकूट। हैवी इलेक्ट्रिकल्स की बात करें तो ये जगदीशपुर में है, जगदीशपुर मध्य प्रदेश में। नहीं, जगदीशपुर एक्चुअली ये मध्य प्रदेश नहीं है, ये जो सुल्तानपुर है
उत्तर प्रदेश में वो वाला है ये। पेट्रोकेमिकल्स की बात करें तो पेट्रोकेमिकल्स का है बड़ोदरा एंड कॉटन टेक्सटाइल। देखिए कॉटन टेक्सटाइल में तमिलनाडु नंबर 1 पे है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ए आएगा। Which of the following crops would be preferred for sowing in order to enrich the soil with nitrogen? हमसे पूछा है क्वेश्चन में कि मिट्टी को नाइट्रोजन से समृद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस फसल को बोने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। मिट्टी को नाइट्रोजन समृद्ध बनाना है, इसके लिए कौन सी फसल को बोया जाए, किस फसल को बोने के लिए प्राथमिकता दी जाए, ये पूछा है। तो अब हमें मालूम होना चाहिए कि ऐसी कौन सी फसलें हैं जो जिससे नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाए मिट्टी में। उन फसलों को कहा जाता है लेगुमिनस। वो फसलें कहलाती है लेगुमेस, लेगुमिनोस कहते हैं उनको। और उन फसलों में देखिए आता है ग्राम, आपका चना है, चना के अलावा जो एक फैमिली है पूरा मटर परिवार, आप याद रख सकते हैं इसको, पीज, मटर है, वो भी इसमें काम करता है। जैसे जो फलीदार फसलें हैं उन्हीं को कहा जाता है, जो फलीदार फसलें उन्हीं को कहा जाता है ये लेगुमिनोस। जैसे मटर है, और इसमें क्या होता है कि पौधे में आमतौर पे जो जड़ की गांठें होती है वो राइजोबियम बैक्टीरिया को होस्ट करती है, और राइजोबियम बैक्टीरिया की वजह से वायुमंडल में ये नाइट्रोजन को स्थिर करती है। और जब पौधे के जो नीचे अवशेष हैं वो सड़ते हैं तो उसकी वजह से एक स्थिर नाइट्रोजन मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा देता है। इसीलिए ये ध्यान रखना आपको, डी करेक्ट आंसर। इस तरह के क्वेश्चन एग्रीकल्चर हमारे सिलेबस में है, पूछा जाता है। द नदर्न पार्ट ऑफ द वेस्ट कोस्ट इज नोन एज, वेस्ट कोस्ट का नदर्न पार्ट पूछा है, ईस्ट कोस्ट का नदर्न पार्ट भी याद रखिएगा, वेस्ट कोस्ट का पूछा है। वेस्ट कोस्ट का जो नदर्न पार्ट है ये कोंकण कोस्ट है, और ईस्ट का ये वाला है, सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। कोंकण कोस्ट है, इसको एक नाम से और पूछ लिया जाता है, अपरांत, अपरांत के नाम से भी पूछ लिया जाता है इसको। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द हिमालयन रिवर, हिमालय की जो नदियां हैं उनके बारे में गलत कौन सा है, सही कौन सा नहीं है। नॉट ट्रू पूछा है, इट मीन्स इनकरेक्ट, गलत कौन सा है। देखिए दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर, हिमालयन जो रिवर हैं वो क्या है, पेरेनियल है। हिमालयन रिवर्स आर पेरेनियल रिवर्स। पेरेनियल क्या होता है, जो थ्रू आउट जिनको बहती रहती है उनको कहा जाता है पेरेनियल रिवर। दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर। दे रिसीव वाटर ओनली फ्रॉम रेन्स, तो ये तो सही है कि ये थ्रू आउट द ईयर। अब दूसरा दे रिसीव, कि ये सिर्फ बारिश के पानी से मिलता है इनको और कोई सोर्स नहीं है, ऐसा नहीं है। दे रिसीव वाटर फ्रॉम रेन एंड मेल्टेड स्नो, ये सही है, तो फिर बी गलत है क्योंकि ओनली लिख रखा है। मोस्ट ऑफ देम आर पेरेनियल, ये भी सही है। गलत पूछा है तो बी गलत है। हिमालय की जो नदियां हैं उनको बारिश का पानी भी मिलता है, और एज वेल एज जो मेल्टेड स्नो है, बर्फ पिघलती है, लॉफ्टी माउंटेन्स है, इसकी वजह से भी वो बहती रहती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्ड एज यंग फोल्ड माउंटेन, यंग फोल्ड माउंटेन इनमें से किसको रेफर किया गया है। देखिए हिमालय है, ये यंग फोल्ड माउंटेन है, यंग फोल्ड माउंटेन हिमालय है। या फिर जो एक एल्प्स है, एल्प्स पर्वत का आपने पढ़ा होगा, एल्प्स, उसको भी इसी में लिया जाता है कि ये भी यंग फोल्ड माउंटेन है। एल्प्स माउंटेन तो यूरोप में है।
जो आपके एल्पाइन कंट्रीज भी बोला जाता है उनको, मोनाको या फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया या स्लोवेनिया, ये एल्प्स पर्वतमाला उस रेंज में जाती है, उनको एल्पाइन कंट्री भी कहा जाता है। एल्पाइन और हिमालय ये दोनों यंग फोल्ड माउंटेन है, जबकि अरावली इनसे पहले का है। अरावली इनसे पहले का है। अरावली वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम है इस वर्ल्ड का। मेटामॉर्फिज्म चेंजेज रॉक्स। मेटामॉर्फिज्म है ये, इसकी वजह से क्या बदल जाता है चट्टान। मेटामॉर्फिज्म क्या होता है ये समझ लेते हैं पहले तो। मेटामॉर्फिज्म क्या होता है? मेटामॉर्फिज्म होता है जैसे रूपांतरण, ट्रांसफॉर्म होना, कायांतरण, रूपांतरण, उसमें जो परिवर्तन, वो है मेटामॉर्फिज्म। मेटामॉर्फिक रॉक जैसे रूपांतरित चट्टान, कायांतरित चट्टान। तो ये यही कह रहा है कि उसमें क्या क्या बदलता है जब मेटामॉर्फिक चेंजेज रॉक्स, चट्टान का क्या बदल जाता है। तो मेटामॉर्फिज्म होता है उसमें क्या होता है, मेटामॉर्फिज्म किस वजह से होता है? मेटामॉर्फिज्म होता है कि एक तो सेडिमेंट्री है, फिर उसके अलावा हाई हीट, टेम्परेचर, हाई प्रेशर, और जो मिनरल है वो हॉट मिनरल हो, या फिर उसमें जो फ्लूइड है मिनरल में वो रिच फ्लूइड हो। ये कुछ मोर कॉमन रीजन है, या फिर ये सब सारे जो फैक्टर है कंबाइन फैक्टर। कंबाइन इन द सेंस की ऐसी जगह जहां पे ये जो कोई आपकी सेडिमेंट्री रॉक है उसको अगर हाई हीट, हाई प्रेशर, मिनरल, हॉट मिनरल, या फिर जो रिच फ्लूइड है, ये सब कॉमन फैक्टर है वहां पे, तो वो चट्टान का बदल जाता है, वो मेटाफॉर्मिज रॉक बन जाती है। संरचना में परिवर्तन होता है, जैसे चट्टाने काया पलट से गुजरती है तो कई बार तो उसमें जो ओरिजिनल जो मिनरल होता है वो नए मिनरल्स में बदल जाता है, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर, ये हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में उसके मिनरल्स भी बदल जाते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर और टेक्सचर ये दोनों बदल जाते हैं। सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। द टू रिचेस्ट इको जोन्स ऑफ इंडिया आर। कई बार इसको इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट के नाम से। किस नाम से? बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट के नाम से भी पूछ लिया जाता है कि रिच बायोडाइवर्सिटी कौन से हैं इसमें भारत के। तो हमारे दो रिच बायोडाइवर्सिटी है, और जिनमें से जो वेस्टर्न घाट है वो तो पूरी दुनिया में फेमस है, हिमालयन और वेस्टर्न घाट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड आउट ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन इन इंडिया। इनमें से कौन सा फॉर्म हुआ है आउट ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन? भारत में ज्वालामुखी विस्फोट से निम्नलिखित में से किसका निर्माण हुआ है? ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, उसके बाद किसका निर्माण हुआ है? तो देखिए, जो क्रेटेशियस एरा है, क्रेटेशियस काल, उसमें तीव्र ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण, क्योंकि एक भूवैज्ञानिक काल था क्रेटेशियस, और क्रेटेशियस एरा की बात करें तो क्रेटेशियस एरा लगभग 145 मिलियन ईयर से और 66 मिलियन ईयर तक चला है। ये शुरू हुआ था 145 मिलियन टू, और ये समाप्त हुआ है 66 मिलियन ईयर एगो। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। तो इससे क्या बना है हमारे यहाँ? डेक्कन प्लेट्यू। ज्वालामुखी विस्फोट से डेक्कन प्लेट्यू का निर्माण हुआ है, और ये किस काल में हुआ है? क्रेटेशियस एरा में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेज थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ, कौन से राज्यों से होके निकलती है? कर्क रेखा 8 राज्यों से होके निकलती है। आप चाहें तो गुजरात से शुरू कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इधर से शुरू कर सकते हैं, जो मिजोरम है वहां से। कर्क रेखा ये आप सभी को अब तो याद हो जाना चाहिए अगर आप रेगुलर वीडियो देख रहे हैं तो, क्योंकि ये क्वेश्चन कम से भी कम नहीं तो 4-5 बार करवा चुके हैं, पढ़ा भी चुके हैं, कई जगह बार बार आता है ये। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 राज्यों से निकलता है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। सी इसका करेक्ट आंसर आएगा।
पहला गलत इसलिए है क्योंकि बिहार और मेघालय से नहीं गुजरती है। दूसरा गलत इसलिए है क्योंकि महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। और चौथा इसलिए गलत है क्योंकि ये बिहार से नहीं गुजरती है। द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय इज कॉल्ड, जो हिमालय की सबसे आउटर मोस्ट रेंज है उसको किस नाम से जाना जाता है, क्या कहा जाता है? आउटर रेंज, हिमालय की आउटर रेंज को। आउटर रेंज जो है ये हिमालय का ग्रेट हिमालय है और ये लेसर हिमालय है। लेसर हिमालय और ग्रेट हिमालय, इसके बीच में है आउटर हिमालय। ये ज्योग्राफी में समझाया है। आउटर हिमालय को अगर मैं दूसरे तरीके से और समझाऊं, आपको बताएं तो जो जम्मू रीजन में हिल्स हैं उनको जम्मू हिल्स कहते हैं, वो भी आउटर हिमालय का ही पार्ट है, आउटर रेंज का ही पार्ट है। या फिर जो अरुणाचल में मिसमी हिल्स हैं वो भी आउटर हिमालयन की जो आउटर रेंज है उसी का पार्ट है। एक बार और आपको डिटेल में बता देते हैं। ये रेंज है काराकोरम रेंज। कौन सी रेंज है? काराकोरम रेंज। इसके नीचे ये दूसरी रेंज है और ये तीसरी रेंज है। ये रेंज है लद्दाख रेंज, इसको सी नाम दे देते हैं हम। ये है लद्दाख के नीचे जास्कर रेंज। और फिर यहां पे आ जाता है डी हमारा, ये रेंज आ जाती है कैलाश रेंज। ये कैलाश रेंज है। इसके बाद में यहां पे आती है ये ग्रेट हिमालयन रेंज है, इसको नाम दे देते हैं हम ई, ग्रेट हिमालयन रेंज है। और फिर जो ग्रेट हिमालयन रेंज एक्चुअली में हमारे यहां पे है, ये यहां पे ये रेंज है, ये ग्रेट हिमालयन रेंज है। और इसके बाद में ग्रेट हिमालयन रेंज के नीचे जो रेंज है इसको हम नाम दे देते हैं एफ। ये जो एफ है इसको कहा जाता है लेसर हिमालयन रेंज। और इसके नीचे जो है हम नाम दे देते हैं इसको जी। ये जी नाम दे दिया। ये है हमारा शिवालिक, शिवालिक रेंज। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए ताकि आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। ऊपर ही ऊपर आता है काराकोरम, फिर उसके नीचे लद्दाख, फिर जास्कर, फिर इधर है ये कैलाश रेंज है, फिर उसके नीचे है जो ये यहां से, और ये ग्रेटर हिमालयन रेंज है, उसके नीचे लेसर हिमालयन रेंज है जैसे, और फिर इसके नीचे शिवालिक रेंज है। शिवालिक को कहा जाता है आउटर हिमालय। इंडिया शेयर्स लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विथ विच कंट्री? सबसे ज्यादा लॉन्ग इंटरनेशनल बाउंड्री किस देश के साथ शेयर करते हैं हम? तो भारत की सबसे जो लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री है, पहले तो ये देख लेते हैं भारत की बाउंड्री लगती किस किस देश के साथ है। बांग्लादेश, इसके अलावा देखेंगे हम भूटान, चाइना, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। 1 2 3 4 5 6 7 इनके साथ हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री लगती है। लैंड बाउंड्री की बात हो रही है। इन बांग्लादेश के साथ हमारा कितना बाउंड्री लगता है? 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर। भूटान के साथ हमारा कितना लगता है? अप्रोक्सीमेट 578 किलोमीटर। चाइना के साथ 3488 किलोमीटर। म्यांमार के साथ हमारा कितना लगता है? अप्रोक्सीमेट 1643 किलोमीटर।
नेपाल के साथ हमारी कितनी बाउंड्री लगती है? 1752 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ हमारी कितनी बाउंड्री लगती है? अप्रोक्सीमेट 3300 किलोमीटर। और अफगानिस्तान के साथ जो पीओके वाला रीजन है उधर 106 किलोमीटर ऑफिशियली भी कहा है, अब तो पार्लियामेंट में तो ये लेना पड़ेगा 106 किलोमीटर। ये टोटल इंटरनेशनल बाउंड्री लगती है। सबसे ज्यादा पूछा है तो बांग्लादेश के साथ, और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर, और उसके अनुसार आप फिर इसको देख लीजिएगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू, सही कौन सा है रिगार्डिंग द जियोग्राफी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान और निकोबार आइलैंड की जियोग्राफी के बारे में पूछा है कि सही कौन सा है। देखिए, अंडमान निकोबार आइलैंड की जियोग्राफी के बारे में कहें तो दे आर कोरल आइलैंड्स, नहीं दे आर नॉट कोरल आइलैंड्स। अंडमान निकोबार आइलैंड बे ऑफ बंगाल में है, बंगाल की खाड़ी में। दे आर लोकेटेड इन अरेबियन सी, नो दे आर नॉट लोकेटेड इन अरेबियन सी। अंडमान एंड निकोबार बंगाल की खाड़ी में है। दीज आइलैंड्स आर एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमर्ज्ड माउंटेन। सबमर्ज्ड माउंटेन क्या है कि जो कोई जलमग्न पर्वत हैं उनके, जैसे ये सपोज ये माउंटेन है, पर्वत है, और ये जल है, पानी है, तो ये जो जलमग्न पर्वत है इसका जो ऊपर है हिस्सा ये अंडमान और निकोबार है। तो जो जलमग्न पर्वत है उसका ऊंचे का जो भाग है, ऊंचा भाग, वो अंडमान निकोबार है। ये बिल्कुल सही है, सी करेक्ट आंसर आएगा। उम्मीद है ये आपको यूजफुल लगेगा। जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है आपको सेंड कर दिया जाएगा। जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कर रखी है आप ये नंबर पे, वेबसाइट पे, कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट करके और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी उससे, और टेस्ट सीरीज को आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसका रिवीजन कर लेते हो, तो फिर उसके अलावा आपको कोई बुक कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट बनाए रखना है आपको। थैंक यू।